आज का अपना टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर है ईटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस। सबसे पहले अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि ईटियोलॉजी क्या है। ठीक है, अपने पीडिया के अंदर, पीडियाट्रिक के अंदर, मेडिकल सर्जिकल के अंदर अपने ईटियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ईटियोलॉजी होता क्या है, पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ईटियोलॉजी का मीनिंग है या इसका अर्थ है बीमारी के कारणों का पता लगाना या बीमारी के कारणों की स्टडी करना। साइकेट्रिक के अंदर मेनली दो फैक्टर प्रभावित करते हैं। पहला एक फैक्टर तो फर्स्ट वे कारक, वे फैक्टर जो लंबे समय बाद अपना प्रभाव दिखाते हैं या लंबे टाइम के बाद अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे बचपन के अंदर कोई ऐसी अनहैप्पीनेस इवेंट हो जाए जिसके कारण फ्यूचर में न्यूरोसिस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सेकंड, ऐसा फैक्टर्स, एक ऐसा अकेला फैक्टर जो अनेक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे कि बचपन के अंदर माता पिता के द्वारा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, बच्चों को पीटना, जिसके कारण उनके अंदर बिहेवियरल्स, इमोशनल्स एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती है। उस और सुसाइडल आइडेशंस, डिप्रेशंस, एंटी सोशल बिहेवियर क्रिएट होते हैं, या अपने इनको कह सकते हैं अनेक कारक मिलकर एक मेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। मेंटली हैंडीकैप्ड चाइल्ड, जेनेटिक फैक्टर। सेकंड, स्ट्रेसफुल इवेंट। थर्ड वन, ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड इवेंट, यानी अनेक कारक, अनेक फैक्टर मिलकर एक मेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं या मेंटल इलनेस को क्रिएट करते हैं। सेकेंड थिंग, मेंटल इलनेस के ईटियोलॉजी को अपने निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। मेंटल इलनेस के ईटियोलॉजी को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स होते हैं व्यक्ति विशेष के अंदर मेंटल इलनेस के प्रति काफ़ी ससेप्टिबल या संवेदनशील होते हैं, या ये वो फैक्टर होते हैं जो मानसिक बीमारी बढ़ाने की संभावना ज़्यादा होती है, या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के द्वारा मानसिक बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ससेप्टिबल होती है, संवेदनशील होते हैं, या इनकी उपस्थिति में मानसिक बीमारी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि हेरिडिटी, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल कह लो इसको, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स।
यानी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के अंदर हेरिडिटी, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जिसके कारण मेंटल इलनेस की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अपने एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपने एग्जाम्पल लिखते हैं, हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन के अंदर, हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन के अंदर न्यूरोसिस, न्यूरोसिस डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। न्यूरोसिस के अंदर ऐसे व्यक्ति जैसे ओसीडी, हिस्टीरिया होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। सेकंड फैक्टर है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स वे फैक्टर होते हैं जो मेंटल इलनेस होने से कुछ समय पहले क्रिएट होते हैं या उत्पन्न होते हैं। जो भी मेंटल इलनेस है उनसे पहले होने की पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर, जिसके कारण अपने मेंटल इलनेस या अक्रेंस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये फैक्टर अपने मान लो कौन से प्रिंसिपल फैक्टर्स हो जाएंगे, ये अपने फिजिकल, सोशल, ये सारे फैक्टर हैं, और मेंटल। ठीक है, यानी मेंटल इलनेस होने से कुछ टाइम पहले ही ये उत्पन्न होते हैं और इनके कारण अक्रेंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये फैक्टर्स अपने फिजिकल हो गए, मेंटल हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए। सच है एग्जाम्पल, कोई मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो मानसिक रूप से इलनेस है या मानसिक रूप से कमजोर है, तो जीवन के अंदर या लाइफ के अंदर कोई ऐसी घटना घटती है, या मान लो कोई भी घटना जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस या इन्वायरमेंट, कोई भी फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर कोई भी मान लो, अपने भूकंप हो गया, शारीरिक फिजिकल हैंडीकैप वगैरह कुछ हो गया, तो इनके कारण मेंटल इलनेस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा होती है। थर्ड वन है प्राइमरी काउजेज। प्राइमरी काउजेज ये वे फैक्टर है जिनके एब्सेंस के अंदर बीमारी होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये वे फैक्टर है जिसके कारण बीमारी होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती। सच एज हेड के अंदर कोई इंजरी हो जाए तो उसके प्रभाव से ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने इटियोलॉजिकल थ्योरी। इटियोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर अपने फर्स्ट बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी,
सोशल थ्योरी, और फोर्थ वन लास्ट बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरीज, तो इसके अंदर बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल, सोशल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी। तो फर्स्टली वी डिस्कस बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी मेंटल इलनेस का या मानसिक बीमारी का होने का कहीं ना कहीं अपने कारण बायोलॉजिकल को मानते हैं या बायोलॉजिकल थ्योरी को मानते हैं। बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर हेरिडिटरी, मेटाबॉलिक, एंडोक्राइनल, फिजिकल, क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, क्रोनिक, फिजिकल इलनेस। बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर हेरिडिटी, मेटाबॉलिक फैक्टर, एंडोक्राइनल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, क्रोनिक, फिजिकल इलनेस। ठीक है जी। तो ये बायोलॉजिकल कॉजेज, इनके अंदर हेरिडिटी या जेनेटिक फैक्टर्स, हेरिडिटरी प्लस जेनेटिक फैक्टर। इसके अंदर हेरिडिटी जेनेटिक के अंदर मेनली ये माना गया है, जो अगर पेरेंट्स के अंदर रिसर्च के अंदर ये पता चला है कि अगर माता पिता के अंदर होते हैं तो उनकी संतान के अंदर होने की पॉसिबिलिटी 50% होती है। और जबकि इटियोलॉजिकल थ्योरी के अंदर फर्स्ट अपने देखेंगे बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि मेंटल इलनेस का लगभग कारण बायोलॉजिकल थ्योरी होता है। बायोलॉजिकल में कई टाइप के होते हैं, जैसे जेनेटिक्स फैक्टर्स, मेटाबॉलिक फैक्टर, फिजिकल डिफेक्ट, सीवियर फिजिकल इलनेस, एंडोक्राइनल, हार्मोन, क्रोमोसोमल डिफेक्ट। तो अपने बायोलॉजिकल के अंदर इन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। जेनेटिक, मेटाबॉलिक, फिजिकल डिफेक्ट, सीवियर फिजिकल इलनेस, एंडोक्राइनल, हार्मोनल, क्रोमोसोमल डिफेक्ट। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जेनेटिक फैक्टर। फर्स्ट वन जेनेटिक फैक्टर्स।
इसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी के कारण मेंटल इलनेस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के अंदर एब्नॉर्मलिटीज आ जाए तो मेंटल इलनेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सच एज डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, जीन म्यूटेशन, टर्नर सिंड्रोम एक्सेट्रा। सम रिसर्च के अंदर यह भी पाया गया है जिन पेरेंट्स के अंदर डिप्रेशन होता है तो उनकी संतान के अंदर मूड डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटीज 10 to मूड डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी 10 to 15% इंक्रीज हो जाती है। और डाइजाइगोटिक स्टडी के अंदर पता चला है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन के अंदर मैनिक डिप्रेसिव 68% एंड डाइजाइगोटिक ट्विन के अंदर 23% होने की पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस, हार्मोनल के अंदर हाइपर थायरॉइडम्स, हाइपर पिट्यूटेरियम, हाइपो पैराथायराइड्स, इनके कारण भी मेंटल इलनेस होने की पॉसिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट वन थर्ड वन न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन B1, B2, B5, 6 की डेफिशिएंसी के कारण भी इनकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ वन है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक के अंदर सच एज हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी, कार्डियक फेलियर, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इनके कारण भी मानसिक प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा होती है। हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी, कार्डियक फेलियर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट है शारीरिक बीमारियां या पैथोलॉजिकल फैक्टर। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर कोई भी अपने डिजीज जैसे सेप्टिसीमिया, एंडोकार्डाइटिस, एपिलेप्सी, हेड इंजरी, माइग्रेन, इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, और इनके कारण मस्तिष्क या ब्रेन पे किसी प्रकार की नुकसान होता है या क्षति होती है, हानि होती है, तो इसके कारण मेंटल प्रोसेस के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है। मेंटल प्रोसेस के अंदर जब डिस्टर्बेंस आ जाता है तो मानसिक विचलन, मानसिक प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट होने लगती है। ठीक है जी। सबसे पहले मानसिक कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिवाइडेशन होगा, ठीक है, जैसे सिजोफ्रेनिया के अंदर होता है, थिंकिंग, ठीक है, और अपनी पर्सनैलिटी सभी में, जैसे अपने सिजोफ्रेनिया ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कहते हैं, सभी में स्प्लिटिंग होगा। तो धीरे धीरे ये जब ब्रेन के अंदर प्रभाव पड़ता है तो स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, या ब्रेन के अंदर जो भी है मेंटल प्रोसेस का जो डिफेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर पैथो अपने, इसके बाद ड्रग्स। ड्रग्स में आप कोई भी ऐसे ले लो, एंटीकोलुसेंट ड्रग्स, ट्राइसाइक्लिक, एंटी डिप्रेशंस, अल्कोहल, सेडेटिव्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, इनका भी ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टेज आती है लाइफ के अंदर, या लाइफ के अंदर चेंजेज होती है, जैसे पुबर्टी, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ,
मेनोपॉज, ओल्ड एज, ये भी आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं या मेंटल प्रोसेस को प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स। कोई भी फिजिकली डिफेक्ट हो या हैंडीकैप्ट हो, उसके कारण व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आता है। इसके कारण भी मानसिक बीमारियां या इलनेस होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नींद की कमी या स्लीप डेप्रिवेशन या अन्य बायोलॉजिकल नीड्स टाइमली पूर्ति ना हो, तो ये भी एक मेंटल इलनेस का कारण माना गया है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सिर्फ ओनली बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल, फिजिकल, पैथोलॉजिकल, ड्रग्स, न्यूट्रिशंस या मालन्यूट्रिशन, हार्मोनल्स, ठीक है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया है। ये सभी अपने एंडोक्राइनल्स, हाइपर हाइपोथायरॉइडम्स वगैरह किया अभी, तो ये सारे उसमें बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर साइको सोशल थ्योरीज करेंगे। साइको सोशल थ्योरी, इंटरपर्सनल थ्योरी, साइको आईपीआर थ्योरी, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही है बायोलॉजिकल थ्योरी। थैंक्स। मैं होप करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास के अंदर कोई भी डाउट होता है, आपके पास सभी के पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो डायरेक्ट जो भी रूट कॉलेज ने बताया है उसके थ्रू भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कीजिए, क्यों इसके क्लियर किए बिना आपको अपनी मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक समझ में नहीं आएगी। आपको पता है सब्जेक्ट टफ है, इजी नहीं है, तो प्लीज़ इसको पढ़िए, ठीक है। जहाँ भी आपको डाउट होता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए।